हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वैश्विक आदिल का पता लगा तो लोग दंग रह गए। तो यह बात है साल 2020 की। हुआ यह कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की फेमस होने लगती है। उसकी यह जो ओरिजिनल वीडियो थी वह करीब 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ देखा क्योंकि वह लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर यह लड़की कौन है और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इजाबेल गजमन, जो कि अपनी मां यानी कि होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका में कोलोराडो के साउथ लीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसकी यह जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को। और उस वक्त इजाबेल की जो उम्र थी वह सिर्फ 18 साल थी। और यह कहानी का वह पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इजाबेल कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती और ना ही वह टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आज आपको यह कहानी सुना रहा होता। तो हुआ यह कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल की मां यमी होए अपनी स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उसके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वह इससे पहले भी कई बार यमी हुए को यह बात बता चुकी थे कि यह भी वह घर पर नहीं होती। तो इजाबेल अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने का आवाज़ सुनते हैं तो वे खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इजाबेल के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया उसके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति यान हुए को कि इजाबेल के सौतेले पिता थे उनके साथ सीधे इजाबेल के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इजाबेल ने उनकी किसी भी बात का जवाब सही से नहीं दिया। उसके माँ बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर इजाबेल ने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी माँ के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वह गुस्से में अपनी माँ के मुंह पर भी थूक कर चली गई। इसी बात से यमी होए को बहुत धक्का लगा और उस भद्दे बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसीलिए वह उस पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति योन होए के साथ ही रहे, जबकि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे। दरअसल इजाबेल गुजमन का जन्म 9 जून 1995 को कोलोराडो के रोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमन और अपनी मां यमी गुजमन के साथ उसी शहर में कहीं और रहा करती थी। उसके माँ बाप एक साथ मिलकर आड़ा के टाउन सेंटर में एक पेट्रो स्टूडियो लेते हैं जिसका नाम वह अपनी बेटी के नाम पर बेला पेट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वह दोनों ही अपनी बेटी इजाबेल से बहुत प्यार करते थे और इजाबेल भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुजमन से तो पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़ने शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी।
बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुजमन और यमी गुजमन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, यदि आप कहानी में यहाँ तक आ गए हो तो आप हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजमन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए और उस वक्त इजाबेल की उम्र थी, वह बस महज 4 साल की थी। खैर, तलाक के बाद इजाबेल की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसीलिए अब इजाबेल अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इजाबेल बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वह अब और ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेल का यह गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी माँ योनी ने एक दूसरे शख्स रियान हुए के साथ शादी कर ली। इजाबेल इस बात से बहुत गुस्सा थी। अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीज़ें बद से बदतर होनी शुरू होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इजाबेल बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौनों की डिमांड करती और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वह इस बात पर अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। यमी हुए पूरी कोशिश करती कि वह इजाबेल की हर डिमांड पूरी करे, जिसके लिए वह अपनी स्टूडियो के अलावे और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब्स करने लगे, पर फिर भी वह इजाबेल की कई डिमांड को पूरा नहीं कर पाती। जब इजाबेल सिर्फ 7 साल की थी तो उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने इजाबेल को उसके सगे पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया। पर कुछ दिनों बाद ही वह वापस अपनी माँ के पास आ गई। हालांकि बावजूद इसके उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इजाबेल 7 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इजाबेल, उसके माता पिता और सौतेले पिता यह सभी जोइस थे, और जो कि ईसाई धर्म की ही एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग न तो क्रिसमस मनाते हैं, ना ईस्टर और ना ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इजाबेल ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वह पूरी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। न तो वह अपने माँ बाप का कहना मानती थी और ना ही ढंग से स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वह 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो उनसे ही लड़ने लगती। वह स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बस वह किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब वह 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया, पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वह काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वह था अपनी माँ के मुंह पर थूकना। जिसके बाद यमी हुए ने पूरी रात डर के साथ गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वह रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह यमी हुए अपना मोबाइल चेक करती हैं तो देखती हैं कि इजाबेल ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वह उस मेल को ओपन करती हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इजाबेल के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब
यूमी और भी डर जाती है यमी हुए और भी डर जाती है। फिर वह यह मेल अपने पति को भी दिखाती है और अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार यमी पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इजाबेल ने भेजा था। पर क्योंकि यह घरेलू मामला था, इसीलिए पुलिस पहले से तो इजाबेल को समझाती है और फिर बाद में यह वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इजाबेल 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इजाबेल को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इजाबेल भी अपने बेडरूम में चली जाती है और यमी अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर यमी के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसीलिए जब वह अपने स्टूडियो पहुंचती है, उन्होंने यह सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुजमन को भी बताई। रॉबर्ट ने यह सलाह दी कि वह घर जाकर इजाबेल से बात करे और उसे समझाएं। अच्छा, मैं आपको यह बताना भूल गया कि मैंने और रॉबर्ट गुजमन का तलाक तो हो गया था, पर वह अभी भी एक साथ बेल स्टूडियो में ही काम कर रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुजमन उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल से मिलने उसके घर पहुंचे। उस वक्त भी इजाबेल अपने बेडरूम में ही थी। दोपहर में पुलिस के जाने के बाद वह अपने बेडरूम से बाहर आई ही नहीं थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो वह इजाबेल को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया है वह बहुत गलत किया। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वह इजाबेल को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इजाबेल ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुनी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इजाबेल बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वह खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो यह थी कि इजाबेल अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, बस वह हर बात को इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था जिसे कि वह शायद पहले से ही प्लान कर चुकी थी। इजाबेल को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इजाबेल भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद रात के करीब 9:30 बजे के आसपास यमी भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती है। पर पहुंचने के बाद यमी अपने पति से पूछती है कि इजाबेल कहाँ है, तो वह कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ, उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 6:30 बजे के आसपास इजाबेल को घर के किचन में देखा था। रियान की बात सुनने के बाद यमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही रात के करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रियान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धम धम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो या फिर कुछ सेकंड बाद ही उनमें चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज़ आ रही है। फिर वह बाथरूम में जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेल की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाज़ा को धक्का दिया, इजाबेल ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर यमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और बाहर से रियान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए,
पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वह यह सोच ही रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। और यह देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वह तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फ़ोन उठाया और 991 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:30 हो रहे थे। कॉल पर रियान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रियान पुलिस को पिछली रात और सुबह की जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रियान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, ओ गॉड! और यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीबी यमी की थी, और यह उसकी आखिरी आवाज़ थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से इजाबेल एक पिंक कलर की स्पोर्ट ब्रा और इरकोइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था, जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेल को इस हालत में देखकर रेयान सन्न रह गया और वह जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेल ने रिहान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वह सीधे रिहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रियान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वह जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी बाथरूम के फर्श पर अधनग्न हालत में पड़ी थी। यमी के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे। उसके बगल में एक लड़की का बेसबॉल बैट भी था पड़ा हुआ था। रियान अभी भी कॉल पर ही था और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी की हालत में बताया तो पुलिस ने उसने अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। रियान यमी को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यमी को देखकर यह साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। खैर, रियान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:30 बजे पुलिस भी वहां 10-11 बजे पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। जांच की गई और 28 अगस्त 2013 की रात 10:20 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस इजाबेल को ढूंढना शुरू करती है, मगर वह पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इजाबेल उसकी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इजाबेल के फ़ोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेल का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती है। प्लस उसके पास हथियार भी था और पब्लिक से यह अपील करती है कि वह जहां भी है, जिसे भी दिखे वह तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को यमी होए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि यमी होए के ऊपर 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिसमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले पर, सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि यमी होए के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिसमें से 45 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। जब वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो यह खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई।
लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया। इधर पुलिस भी इजाबेल को ढूंढने लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्क रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड पर तरफ निकलती है, मगर जब वह यहाँ के पार्किंग गैराज में पहुँचती है तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वह गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वह भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली, पुलिस को उस कार में कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इजाबेल और यमी के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसीलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें पार्किंग गैराज में एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने कि पिंक कलर की स्पोर्ट ब्रा और टारकाइज कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा यह इजाबेल हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक अंडर कवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया। जब उसने उस लड़की के करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इजाबेल गुजमन है। इसके बाद वह इजाबेल के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और वह जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इजाबेल को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी। इजाबेल ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उससे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे ज़रूर मिलती है, पर वह इजाबेल गुजमन नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम शमानता गोचल है और वह ओहायो में रहती है। पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून यह साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वह ही इजाबेल है। इसलिए पुलिस वाले उसके किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, और आखिरकार पुलिस मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे इजाबेल गुजमन को उसके घर के से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिरकार कार में जो डेड बॉडी थी वह किसकी थी और वह गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब यह है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वह कोई लाश नहीं बल्कि खुद इजाबेल थी। दरअसल हुआ यह कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इजाबेल ने घर से कार उठाई और अपने घर के करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क की रोड के पास बने पार्किंग गैराज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार की पिछली सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसीलिए अगली सुबह जब लोगों ने इजाबेल को कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक इजाबेल कार से उठकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी, और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इजाबेल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोड़ा सिटी जेल भेज दिया गया।
इसके करीब एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेल को कोलोराडो के काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया। वह अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ यह कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा। और जब वह कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। काउंटी कोर्ट के जज ने इजाबेल के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही यह ऑर्डर दिया कि जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकते। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेल गुजमन का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की थी, एक अडल्ट थी, और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर यह पक्का था कि इजाबेल को मैक्सिमम सजा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेल ने वकील से जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पूनस की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इजाबेल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह पैरानाइड साइजोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पूनस ने भी अपनी गवाही में इजाबेल की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त इजाबेल अपनी मां का कत्ल कर रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वह एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते हैं और वह अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रॉसर ने सारी रिपोर्ट और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इजाबेल की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इजाबेल अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वह वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। तो कोर्ट के आर्डर के बाद इस बेल को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज़्यादा सालों तक इजाबेल उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब इजाबेल 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वह अपने होश में नहीं थी, पर अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब ना ही वह खुद के लिए और समाज के लिए कोई खतरा है। इसीलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर देना चाहिए। आई वॉज नॉट माई सेल्फ व्हेन आई डिड दैट एंड आई हैव सिंस बीन रिस्टोर्ड टू फुल हेल्थ। ठीक इसी टाइम जब मीडिया में उसका यह इंटरव्यू आया, अचानक से उसके पास्ट में क्या किया है उसके सपोर्ट में आगे आए, और वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेल ने जो अपनी मां का कत्ल किया है वह उसी लायक थी, और ऐसी चीज़ें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहाँ गई, कहाँ जा रही है। हालांकि इस वीडियो में इजाबेल को ज़रूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इजाबेल गुजमन को मेंटल इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वह लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी।
तो कुल मिलाकर इजाबेल ने जो कुछ भी किया, चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से, वह अलग बात है। पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वह बहुत गलत है। जबकि हम मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसके रंग, उसकी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो यह थी पूरी कहानी इजाबेल गुजमन की। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और सनसनीखेज कहानी के साथ इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। मिलते हैं आगे की कहानियों में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।